चलिए, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 5, क्लास 12, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बेसिकली चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लास में। कुछ छोटी सी जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार याद रखनी है, उसके लिए मैं आपको छोटी सी क्लिपिंग यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक डीप डेप्थली among the students, after that I am again summarize to this topic। ज़्यादा डेप्थ में नहीं है पर थोड़ा आपको मिलेगा यहाँ पे। अच्छा देखिए, तो टॉपिक है इसमें आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि यहाँ से कंटिन्यूटी से जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा ज़्यादा वेटेज नहीं है उसका, 2 से 3 नंबर के बीच में क्वेश्चन हमारा आ जाता है, और डिफरेंशिएशन से यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा बनता है। दैट मीन टोटल इज ऑफ 6 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक। चलिए ठीक है, ये टेस्ट हो गया आपका, ये भी हो गया है, ये भी हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गए। यस, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से मीन्स समझने की कोशिश, क्योंकि यू एक्चुअली वर्ड मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हमें नहीं आता, वी डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। नहीं आता तो कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी अबाउट दैट वन। यू शुड ट्राई टू collect the words which are similar to this word which we are using to our day to day life, जो हम अक्सर day to day life में यूज करते हैं, उन वर्ड को ट्राई करिए फाइंड आउट करने की। तो जैसे you will find the word, समथिंग आपने सुना है अक्सर कि कंटिन्यू करिए, टीचर डेली बोलता है। if somebody is asking question to any student, then sometime he or she stop the teacher से बेटा continue to this one, continue करो like this, ऐसे बोलता है। या फिर continuously, सीरियल है जैसे मूवी आप देखते हैं वहाँ पे कहते हैं continuously, it's going continuously, water is going continuously, language in every language you will find this word। तो बस वहीं से इसको बना लीजिए। और हिंदी में आपने पढ़ा होगा मीनिंग दैट इज लगातार, यानी कि जो रेगुलरली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इट इज फ्लोइंग डायरेक्टली, मतलब बिना कुछ रुके रुकाए वो चल रहा है, दैट इज कंटिन्यूअसली, दैट इज कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या है? अब ये तो हमारी सिंपल डेफिनेशन है, एवरीबॉडी नो अबाउट दैट वन। अब कंटिन्यूटी में भी आप सबसे पहले समझने की कोशिश करिए इनफॉर्मल डेफिनेशन वो क्या है। वो क्या है इनफॉर्मल डेफिनेशन, वो समझिए। यहाँ पे आई हैव ड्रॉन हियर 3 ग्राफ्स, तो आप समझने की कोशिश करिए। चलिए मैं एक यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। यू हैव टू नोट द टिप ऑफ दिस पेन, यू हैव टू टेल अबाउट द टिप ऑफ दिस पेन। देखिए बच्चा, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज वन ग्राफ एंड अगेन आई एम ड्रॉइंग वन मोर ग्राफ, यू कैन चेक इट, दिस इज लाइक दिस। So you can see the difference between this one and this one. What is the difference between this one and this one? And I think आपको समझ में आ गया होगा what may be the difference from this one and this one. Yes, difference is this, that when I was drawing to the graph of this one green color, I was not lifting the pen, but here I have to lift the pen. So एक simple से definition, informal definition we can say, if we are able to draw a graph of a function without lifting a pen, then it is called continuous, otherwise it is called discontinuous। यदि हम किसी को भी ड्रा कर रहे हैं, किसी ग्राफ को, if we are drawing the graph of any function, actually we have already discussed the chapter relation and function, so we know about the function। तो function के बारे में हम अक्सर जानते हैं। तो if we are able to draw the graph of a function without lifting a pen, then it is called a continuous function, otherwise it is not continuous। In other sense we can say that it is discontinuous function। तो सिंपल ये देखिए, यही ग्राफ में आपको समझेगा। सो दिस इज द इनफॉर्मल डेफिनेशन। देन व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन? आखिर फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? देखिए फॉर्मल, इसके बाद हमारा यदि इसी डेफिनेशन से काम चल जाता है तो हमें दूसरी डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें दूसरी डेफिनेशन की जरूरत कब पड़ती है किसी चीज़ की? जो कुछ चीज़ें जो चल रही होती हैं, या तो वो दे आर नॉट इन द फैशन और दे आर टू ओल्ड, दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, कि हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तब हमें कुछ नया लेके आते हैं। जैसे यू कैन सी सपोज पहले कभी पुराने टाइम में जाएंगे, काफ़ी लंबे समय टाइम पे तो फैन नहीं होते थे, तो आई थिंक हैंड से करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे टेबल फैन आया, फिर सीलिंग फैन आया, लाइक आफ्टर दैट कूलर, देन एसी। अभी क्या आने वाला, यू नो वेरी वेल, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। अभी देखिए आप कूलर देखिए, कूलर में पहले उसके आते थे घास वगैरह के लाइक दिस, बट अभी कुछ हनी पैड टाइप इस टाइप के कूलर्स आ रहे हैं। तो देखिए डिमांड है, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चेंजेस आते जा रहे हैं। तो सेम यदि इसी से काम चल जाएगा तो हमारा दूसरी जरूरत नहीं। बट कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, लिटिल बिट प्रॉब्लम इज देयर। तो टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम वी आर यूजिंग अनदर डेफिनेशन, दैट मीन्स एक्चुअली इट इज नॉट एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन ऑलवेज। या कई बार ऐसा नहीं होता कि हम जल्दी से ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाते, या इफ वी हैव व्हाट वी आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, इन दैट केस विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, विदाउट ग्राफ
वी कैन चेक आउट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हम जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्राफ से ही हेल्प करें, बिना ग्राफ के भी कर सकते। तो वो क्या मेथड है वो समझ लीजिए। वो मेथड ये है आपका कंटिन्यूअस। ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट c इन इट्स डोमेन, या वेयर c बिलोंग, इन इट्स डोमेन कह सकते हैं, इन इट्स डोमेन भी कह सकते हैं आप, या फिर अदरवाइज वेयर c बिलोंग्स टू d, इफ एंड ओनली इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c। दैट मीन्स यदि आप फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे और उसी पॉइंट पे आप फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को चेक करेंगे, बोथ आर सेम, देन वी विल से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, सर ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, ये कहाँ से पंगा फंस गया? नो नीड टू वरी विद दैट वन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन 11th क्लास। लिमिटिंग वैल्यू क्या है? लिमिटिंग वैल्यू आपने पढ़ा होगा ना, लिमिट में जो आपने पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो ये वही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट x टेंड्स टू c माइनस fx इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू fx लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इक्वल्स टू f ऑफ c। इसको अदर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज इफ these वैल्यू आर सेम देन वी विल से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सर समझ में नहीं आया, देखिए आएगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यदि आप इन दो को लें, देखिए इसमें देखिए जैसे मैंने आई टेकन एनी फंक्शन हियर 2x + 3 एंड वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट 5। तो सबसे पहले जो इजी है प्रोसेस तो ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले एंड देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बट आई हैव कैलकुलेटेड हियर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिकॉज इन पेपर सपोज द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एंड you have calculated to this one, so your answer is also not correct, then you will get some marks, either step mark with there you will get half and half 1 marks, कुछ तो मिलेगा यहाँ पे यदि आप if you will write, और this is very easy part, ये बहुत easy part है। तो हमें थोड़ा सा ट्रैक से हटके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इज वी हैव टू सिक्योर हाईएस्ट मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन पेपर। सो उसको ध्यान में रखते हुए आपने fx की वैल्यू निकाली एट 5 पे, ये देखिए 2 × 5 दैट इज 10 + 3 दैट इज 13। नाउ डायरेक्टली यू कैन डू दिस वन, क्योंकि ये फंक्शन लेस देन के लिए भी और ग्रेटर देन के लिए भी फंक्शन यही है। इसको डायरेक्ट कैलकुलेट के लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x टेंड्स टू 5 2x plus 3, when we will remove the limit in the place of x I will write on 5 2 into 5 plus 3, तो 2 5 is 10 plus 3 that is equals to 13। so this is the one question। चलिए थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेन करते हैं इसको, समझ में नहीं आया सर लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है। लिमिटिंग वैल्यू को समझने के लिए आप थोड़ा सा समझिए, एक सिंपल सा एग्जांपल, दिस इज योर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम। सपोज यू आर टेकिंग द कोचिंग फॉर हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक IIT, NIT एंड अदर एग्जामिनेशन, या सिंपली यू आर टेकिंग एनी ट्यूशन फ्रॉम एनीवेयर, तो उस तरह का कुछ आप कर रहे हैं। देखिए सपोज आपका टाइम फिक्स है, आपका ट्यूशन का टाइम है जहाँ भी आप जा रहे हैं दैट इज 5 to 6, आपका एक टाइम 1 आवर हो गया एंड यू आर पेइंग टू दैट वन फॉर समथिंग, सब कुछ अमाउंट आप पे करें। आई हैव कंसिडरेड 1000, सपोज यू हैव कंसिडर, आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन, कि आप किसी का कहीं पे वर्क कर रहे हैं, आप या चलो इसको दे रहे हैं, आप IIT की कोचिंग का आपका जो खर्चा है वो ये है। तो आपने टीचर ने स्टार्ट किया है 5.01, यानी कि आपने टीचर ने क्या किया है, आपका 1 मिनट पे आपका क्लास स्टार्ट किया और उसको छोड़ दिया है 5:59 पे, यानी कि 1 मिनट पहले लेट शुरू किया है और 1 मिनट पहले छोड़ दिया, बराबर बनता है। इधर 5:02 पे शुरू किया है और इधर 6:02 पे छोड़ दिया। यहाँ 2 मिनट लेट शुरू किया है और उधर भी पहले छोड़ दिया टाइम पर। यहाँ 5 o'clock पे शुरू किया है, यहाँ उसने 5:58 पे छोड़ दी क्लास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर उसने ऐसे शुरू किया है 5:59 पे शुरू किया और 6:05 पे उसने क्लास छोड़ दी। तो नाउ माय क्वेश्चन इज दिस कि वो 1-2 मिनट का वेरिएशन डाल के रखा है यहाँ पे, कभी इधर कम कभी उधर ज़्यादा, कभी लाइक दिस। सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, सपोज he will ask you about the fee, you have to deposit the fees, so obviously how much amount you will pay to that? आप वो तो मांगेगा ना कि भाई मेरा मंथ हो गया है आफ्टर दैट वन कि यू हैव टू पे। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि आप उससे कहेंगे कि आप कम देंगे, यदि उसका 1000 है तो यू विल पे 1000, बिकॉज हियर द जो टाइमिंग गैप है दैट इज 1 to 2 मिनट का बीच का है, 1 2 3 4 5 पूरा चलता है, इतना चलता है, इतना तो चलेगा, बट यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज लेफ्ट से भी और राइट से भी, इधर से उधर से चले, लगभग इधर से 5 को अप्रोच कर रहा है, इधर से लगभग 6 को अप्रोच कर रहा है। सो बोथ दैट दोनों तरफ से एक ही पॉइंट को अप्रोच कर, एक पॉइंट ये नहीं कि आप सोचिए ना, दिस इज अप्रोचिंग टू 0.5 एंड दिस इज अप्रोचिंग टू पॉइंट मतलब 6 को, तो बोथ आर द सेम, यानी कि आप लगभग अप्रोच कर रहे हैं
तो यू आर सेटिस्फाइड। बट यदि वो शुरू कर दे ऐसे कि 5 से 5:30 पढ़ाए और आपसे ले पूरे पैसे, तो क्या आप देंगे? ऑब्वियसली आई थिंक आप तो नहीं देंगे, मैं तो नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने तो आधा घंटा ही पढ़ाया, तो मैं उसका क्यों पेमेंट करूँगा? तो क्योंकि यहाँ लिमिटिंग को क्रॉस कर दिया, लिमिटिंग वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ योर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम, आपका डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम का एक सिंपल सा एग्जांपल है। आगे चलिए, अब पंगा आता है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर फंक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। अब फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस होगा तो डिसकंटिन्यूअस के कितने काइंड होते हैं, किस तरह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, यू हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट। ऑल्दो यहाँ पे डीप डेप्थ में कुछ भी नहीं है ज़्यादा, पर थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो आप फॉर दैट वन यू हैव टू सिंपली मेमोराइज दिस कंडीशन, आपको सिंपली ये कंडीशन याद करनी है। चलिए इसकी कंडीशन देखिए आप। चलिए इसमें क्या है, आपको ये कंडीशन याद रखिए, लिमिट एक्सटेंस, ये आपको मालूम ही है कि आपका होना क्या है यहाँ से। दैट मीन्स कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दीज मस्ट बी। ये तीन चीज है, तीन लोग हैं एक परिवार में, तीन लोग हैं और तीनों ही आपस में मिलकर रहेंगे तो तभी काम चलेगा। यदि एक भी रूस गया, एक भी नहीं काम कर रहा है, तो देखिए आपके पास, आप लिखने के लिए आपके पास पेपर भी है, आपका माइंड भी है, आप एग्जामिनेशन पेपर में आ गए हैं, आपको पेपर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, बट आपके पास पेन नहीं है लिखने के लिए, आपके पास टाइम भी है, टीचिंग विल बी, देन आई थिंक यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन पेपर। सेम सिचुएशन इज हियर, यदि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आपके पास पेन नहीं है तो आप लिखेंगे कैसे? वही केस यहाँ पे है कि यदि इनमें से कुछ भी लफड़ा हुआ या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक ना हो, है ना? यदि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है तब भी प्रॉब्लम आएगी, तो वही है यहाँ पे। अब आप सोचिए, तो पहला केस बनता है कि या तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही ना हो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं होगा तो फंक्शन की तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। अगला केस हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना हो, तब हमारा केस बन जाएगी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। या फिर एक ऐसा हो सकता है थर्ड केस में कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो हो बट फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन ना हो, तब भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। या फिर दूसरी बात है कि ना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के और ना ही फंक्शन भी डिफाइन नहीं हो उस पॉइंट पे, तो वी विल से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। दैट मींस समझ में लिया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो ये आपने पढ़ा होगा सिग्नम फंक्शन इज देयर, सिग्नम फंक्शन आपने पढ़ा है कहीं पे। तो सिग्नम फंक्शन के लिए आप देखिए यहाँ पे सिग्नम फंक्शन में कहना क्या चाह रहा है कि सिग्नम फंक्शन आपको मालूम है कि 1 0 1 -1 होता है। देखिए आप इस फंक्शन का यू शुड ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन। देखिए आप x = 0 है, x = 0 पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की, ये 0 पे 0 आएगी ना, यहाँ पे है, और x > 0 है तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन इज अप्रोचिंग टू 1, लगभग फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, यदि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब इधर की तरफ, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यदि इधर, यदि 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन कहाँ तक उतरेगा, ये 1 तक जाएगा, ये 1 तक। और यदि 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब 0 से छोटा इधर से आएगा, x की वैल्यू 0 से छोटी है, क्योंकि x की वैल्यू तो x एक्सिस पर रिप्रेजेंट होती है ना, तो x की वैल्यू यदि 0 से छोटे तो x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, दिस गो टू -1। अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लिमिट ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू तो ऑलरेडी डिफरेंट ही है, जरूरत भी नहीं इसकी चेक करने की, वैसे भी पता चल गया। तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन ले सकते हैं आप यहाँ से, दैट मींस यू कैन टेक द अनदर क्वेश्चन। ये आपको समझा ही चुका हूँ ये क्वेश्चन, आई हैव एक्सप्लेन टू दिस क्वेश्चन, यहाँ से एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा था कि ये तो हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हो, पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो हो बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं होती। देखिए x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये मैंने बनाया, x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, यहाँ तक जा रहा है। अब हमने लिया x यदि 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 पे। यदि 0 नहीं है, कुछ भी ले लीजिए आप, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, चलिए हमने यहाँ 3 ले लिया, चलिए 3 ले लिया। तो x = यदि 0 नहीं है तो इसका मतलब या तो वो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर 0 से
ये फंक्शन क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, लेस देन जीरो, ये होगा लेस, ये होगा या ये फंक्शन होगा जीरो से थोड़ा छोटा, लेस देन जीरो, ये होगा फंक्शन यहाँ पे। तो जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़े का मतलब आप इधर से चलेंगे 1 2 3 4। अब देखिए जीरो से बड़ा है तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 3 पे यहाँ तक जाएगा। अब देखिए यदि वो कह रहा है कि जीरो से बड़ा ना पे छोटा भी तो हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो, आप हमेशा लेस देन भी तो हो सकता है। यदि लेस देन जीरो है तो फंक्शन फिर अगेन किसको जा रहा है, वो ऊपर को 3 को जा रहा है, तो ग्राफ ये नहीं आया। तो देखो इस फंक्शन की जीरो पे वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ये लिखिए, अब जीरो पे वैल्यू 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू कितनी है, लेफ्ट से मैं अप्रोच कर रहे होते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है 3, और इसी तरीके से, और यदि राइट से अप्रोच कर रहे हो तो वैल्यू कितनी आती है, दैट इज 3। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट तो है, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट हियर इक्वल टू दैट वन, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। छोटा सा थोड़ा डेप्थ में नहीं, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस ये आपको एक बार रिवीजन के लिए आपकी एक वीडियो है हल्की सी, आप इसे देख सकते हैं, कोई ज़्यादा इतना नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा डेप्थली मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड केस है, थर्ड केस में कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो हो, बट FC इज नॉट एग्जिस्ट, FC उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ये देखना है यहाँ पे, यानी उस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। देखिए इसमें क्या कहा है आपने, यू हैव टेकन द फंक्शन हियर, दैट मींस आपने यहाँ पे ये फंक्शन लिया है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 2। चलिए आप इसको देखिए, आप कुछ मत करिए, आप देखिए फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट पर्टिकुलर, इफ यू आर टेकिंग हियर पॉइंट 2, यदि आप 2 की बारे में बात कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप सोचिए कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, ऊपर की तो बात ही नहीं है क्योंकि ऊपर तो 0, 2 माइनस 2 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 0, यानी कि 0 अपॉन 0 4 दैट इज द इंडिटरमिनेट, ये डिफाइन ही नहीं होगा, इज इट ओके। तो ये तो यानी कि 2 पे ये वैल्यू का एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट यदि लिमिट की बात करें तो लिमिट के बारे में सोच लेते हैं, तो दिस कैन बी x स्क्वायर माइनस 4 कैन बी सोल्ड एज x प्लस 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, दिस विल बी कैंसिल आउट, तो ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आप सोचिए कि ये जो दो टर्म हमारी कैंसिल हो रही हैं, दे आर कैंसिल, दे कैन बी कैंसिल इफ एंड ओनली इफ व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये तभी कैंसिल हो रही हैं जब x इक्वल्स टू 2 नहीं है। यदि 2 हो गया तो वी कैन नॉट कैंसिल टू डिसॉल्व कॉस, अगेन यदि ये यहाँ से होगा तो वो रामानुजन वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना, यहाँ से कि 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म आ जाएगी। तो क्लियर कैसे, अरे कैसे भी सपोज करो ये x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 है, यदि x की वैल्यू 2 रख दी तो 2 अपॉन माइनस 2 2 माइनस 2 दैट इज 0 अपॉन 0, तो क्या 0 अपॉन 0 1 होता है, नहीं होता ना, नहीं होता ना, तो वही केस यहाँ की बात डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो अब आप सोचिए इस फंक्शन के बारे में, तो ये क्या बनना, x प्लस 2 की वैल्यू आई, x प्लस 2 की वैल्यू आई है। अब आप सोचिए इससे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, आप इसको जब आप शॉर्ट आउट करेंगे तो निकाल के देख भी सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अब यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा, ये आया ना माइनस x इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ पे ये फंक्शन। अब यदि हम किसी की वैल्यू यदि यहाँ पे मैं अप्रोच करना चाहेंगे तो कहने का मतलब वो ये चाह रहा है कि आप इसे दूसरे वाले मेथड से भी शो कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट वाले से। अभी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का बताऊंगा, वहाँ पे इसको एक बार और सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा कि इसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये है कि यहाँ पे आप इसे लेफ्ट हैंड रूल से भी करेंगे, एक्स से भी सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट या उसकी तरफ से दोनों तरफ से, जैसे यहाँ पे इधर से भी अप्रोच करेंगे इधर से भी अप्रोच करेंगे, सेम वैल्यू को ये आपको निकाल के देगा। नेक्स्ट देखिए अगला है लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, FC डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होनी चाहिए और ये भी एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए ग्रेटर देन भी दे रखा है, लेस देन भी दे रखा है, बट उस पॉइंट पे नहीं दे रखा है, FC डज नॉट एग्जिस्ट, वो दे ही नहीं रखा कि f ऑफ c पे वो वैल्यू फंक्शन है क्या, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है। आप 0 पे बात कर रहे हैं, आप सोचिए यदि 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितने है, फंक्शन की वैल्यू कितने हैं, फंक्शन की वैल्यू है कितने, यदि x ग्रेटर देन 2 है मतलब x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ आएगी 2 है, और x लेस देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1 है। तो यानी कि अब देखिए जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं तो 1 की तरफ जा रहे हैं और राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं तो वी आर मूविंग टू 2। तो आई थिंक जब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो ना, इधर से कुछ और आ रहा है इधर से कुछ और आ रहा है तो वैल्यू सेम ही नहीं है, और दूसरी बात ये फंक्शन की वैल्यू भी नहीं दी गई है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपके डिसकंटिन्यूटी वाली
चैप्टर यहाँ से मतलब चारों तरह की डिसकंटिन्यूटी आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट देखिए, अब आप क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कुछ छोटा सा एक क्वेश्चन जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। चलिए ये आप छोटा सा यहाँ देख लीजिए। एक पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन दिया था, आपको बोला था कि इसे एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा हल्का सा क्वेश्चन है तक है कि f(x = 2x + 3)। आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि x = 1 पे इसकी चेक करनी है कंटिन्यूटी, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस। तो चलिए आपको ये मालूम है कि एट x = 1 पे फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x = f(1)। यानी कि ये कंडीशन होनी चाहिए। If these are satisfied, then the function will be continuous. Otherwise, function will not be continuous here. So now again, you can easily calculate to this value f(1), but problem is here. It will create some problem to you. कुछ भी problem create नहीं करेगा। ये 11th का ही तो क्वेश्चन है। That is the limiting value. Limiting value क्या कहती है कि left hand limit must be equals to right hand limit। लिखा तो है ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेम होनी चाहिए। चलिए राइट हैंड लिमिट आपकी ये हुई। आप देखिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे निकाला है, ये भी तरीका है अभी आपको, इसको भी एक बार सबसे पहले फंक्शन वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लीजिए। आई टोल्ड यू, क्योंकि यदि स्टेप मार्क में क्वेश्चन का आंसर आपका गड़बड़ है तो एक स्टेप भी करेंगे तो यू विल गेट सम मार्क्स, आइदर हाफ और 1 मार्क्स। चलिए 1 सब लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x टेंड्स टू 1 f of 2x + 3। if you will substitute 1 to 2 + 3, that is equals to 5. Okay, now we will check the left hand limit x tends to -1 f(x) this equals to limit x f of 1 - h। सिंपल है। तो लिमिट h टेंड्स टू, ये कैसे लिखे ये 11th क्लास में आपको सिखाया था और क्लास में भी ये एक्सप्लेन कर दिया गया है अच्छे से, आपको पहले भी एक्सप्लेन सब किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे limit h tends to 0, limit h tends to 0 2 of in the place of x you will substitute 1 minus h. In the place of x you have to substitute 1 minus h, and after solving 2 minus 2h plus 3, and here you will substitute the value of h. The next step 2 minus 0 plus 3, that is equals to 5. So left hand limit is this one. So now you will check about the right hand limit. So what is the right hand limit? Again 1 plus limit x tends to 1 plus fx। ध्यान दें, अब इसमें क्या करना है, जो देखो जिस पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे थे तो छोटी सी गलती क्या होती है, हमसे पेपर में हम समझाएंगे ऐसा लिख देते जैसे 1 + h है, हम इसको लिख देते हैं h + 1, या इस तरीके से 1 - h इसको लिख देते हैं h1। नहीं, ऐसे नहीं करना, ये गलत है। आप समझने की कोशिश करिए, ये गलत है हमारा ये वाला, क्योंकि देखिए आप किसके 1 + 1 में थोड़ा सा प्लस करेंगे और वहाँ क्या था 1 - तो 1 में से चला h करेंगे, थोड़ा सा मतलब कितना लिटिल बिट, बहुत थोड़ा सा लिमिटिंग वैल्यू में चलेगी। ऐसा नहीं कि आपने वो पेमेंट किया कोचिंग वाले का पूरा पेमेंट और वहाँ से आपका क्या मिल के आया, भाई आप पूरा पेमेंट क्यों करेंगे, जब वो इफ ही इज टेकिंग द हाफ आवर क्लास देन व्हाई आर यू पेइंग टू फुल अमाउंट, नो नीड टू पे दैट अमाउंट, आपको थोड़ा कम अमाउंट पे करिए। तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ये सब्स्टिट्यूट किया x के प्लेस पे 1 + h, again simplification 2 + 2h + 3, again you have to substitute the value of h equals to 0 2 + 3 that is equals to 5। so I think this is clear। अब इसको समझाया था, कैसे समझाएंगे समझ लीजिए एक बार, क्योंकि ये h और ये कहाँ से आया, फिर भी एक बार छोटे से एक्सप्रेशन दी गई है। आप देखिए x के प्लेस पे f 1 + h या 1 - h कुछ भी रखते हैं, मैंने राइट हैंड लिमिट को लेके दिखाया। तो आप 1 + h यदि लगते हैं लेट, अब आप सोचिए x किसको अप्रोच कर रहा था पीछे वाले में, यहाँ देखिए ना 1 को अप्रोच कर रहा था ना, 1 + को, या तो 1 प्लस लिखिए या फिर x किसको अप्रोच कर रहा है, x इज अप्रोचिंग टू 1, तो लिखिए व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 1 दिस गिव्स अस 1 + h, या 1 + h इज अप्रोच टू 1, तो व्हाट विल बी द h, h किसको अप्रोच करेगा, इफ दिस विल गो टू दिस साइड 1 - 1 h विल अप्रोच टू 0। तो ये ऐसे क्वेश्चन होगा। सो ऑब्वियसली दिस शो दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, हमारे देखना उधर भी 5 पीछे भी 5, तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो यहाँ से हमारी कंटिन्यूटी का एक छोटा सा कंसेप्ट खत्म होता है, मगर साथ में ही अभी एक चीज़ और बचती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब आपकी ज़िंदगी में ये कुछ चीज़ें आने वाली हैं और दिस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, बिकॉज टुडे ऑनवर्ड यू हैव टू डील दिस लेटर विद दिस लेटर आई लेट क्या है, जैसे सपोज कीजिएगा मैं ही हूँ, मैं अपने परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ, तो ये मैं ही तो हूँ जो सबसे छोटा हूँ, और मैं ही तो हूँ जो सबसे लेट आया हूँ, मैं ही तो हूँ जो लेट आता हूँ, तो ये वही है आई लेट। So you should try to correlate these things in your life to your day-to-day life activities. Because if you are able to correlate these things or your day-to-day life,
देन द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व ऑटोमेटिकली, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी इजीली। ट्राई टू कोरिलेट टू दिस वन, बाकी तो सब कुछ हो जाना है। एंड द मीनिंग ऑफ दिस वन, अब इसका मीनिंग पर्टिकुलर समझिए। जैसे आई का मतलब मैं और मैं का मतलब मैं, आई का मतलब मैं और मैं का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी बेसिकली हम सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन, ये तो होते हैं हमारे अलजेब्रिक फंक्शन, और हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक अलजेब्रिक, वन इज अलजेब्रिक, सेकंड वन इज नॉन अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर भी कुछ फंक्शन थे और अलजेब्रिक फंक्शन, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शन है। तो हम इनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा इसकी, क्योंकि आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन योर इन क्लास। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं ये भी आपको मालूम है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं 9th क्लास में। तो देखिए बोले अलजेब्रिक फंक्शन में चार तरह के आपको फंक्शन लिखे गए हैं, दैट इज पोलिनोमियल फंक्शन, रैशनल, इरेशनल एंड पीसवाइज फंक्शन। तो पोलिनोमियल में भी कितने तरह के पोलिनोमियल होते हैं, यू नो वेरी वेल, जैसे आपने 7th 8th क्लास में डिस्कस किए, आपको पढ़ाया गया जो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये 300-400 आते हैं, या बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसके बाद आपको आइडेंटिटी फंक्शन भी मैंने पढ़ाया ना, आइडेंटिटी फंक्शन आपको पढ़ाया है, आइडेंटिटी फंक्शन, देन कांस्टेंट फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन भी यहाँ पे लिखा है, लीनियर फंक्शन इज देयर, rational function, irrational function is such. So these functions are basically continuous, but little bit conditions are there. तो एक तो कंडीशन ये है कि अलजेब्रिक पोलिनोमियल, जितने भी पोलिनोमियल होते हैं, all polynomials are continuous। तो जितने भी ये पोलिनोमियल में भी जितने आपको पोलिनोमियल दिए गए हैं ये वाले, ये सारे हमारे फंक्शंस होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। रैशनल नंबर भी कायदे में एक तरीके से जो रैशनल नंबर होता है या रैशनल फंक्शन होता है वो f/x की फॉर्म में होता है, इरेशनल होता है। तो इसके लिए आपको अलजेब्रा फंक्शन डिस्कस करना पड़ेगा, ये कैसे होते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये वाला कैसे होता है कि पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, उसकी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ही आपको समझाया है, अभी 1 मिनट पहले ही आपको ये समझाया था ये क्वेश्चन। तो ये फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल नहीं था क्या, इज वाज नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल ही तो था। आपके सामने भी तो शो करके दिखा है कि पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये फंक्शन आए, कुछ भी फंक्शन आए, वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होंगे, आइदर इट में भी लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और कांस्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन, कुछ भी हो। अब रैशनल फंक्शन की बात करते हैं। रैशनल फंक्शन की बात के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको डिस्कस करना पड़ेगा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। अलजेब्रा ऑफ या अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि इफ देयर आर द टू फंक्शन, यदि दो फंक्शन है, एक f(x) एक g(x), दो फंक्शन है, इफ बोथ आर कंटिन्यूअस, देन कहता है कि उनका सम भी कंटिन्यूअस ही होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस ही होगा, उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस ही होगा और उनका सबट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस ही होगा। दिस कंडीशन इज क्लियर, दिस कंडीशन क्लियर, बट इन दिस कंडीशन देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दिस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि दिस विल नॉट बी, दिस विल बी कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। यदि gx 0 के इक्वल हो गया तो फंक्शन विल नॉट डिफाइन। तो इस केस में ये याद रखें, तो ये रैशनल फंक्शन नहीं है, रैशनल है ना, और इरेशनल भी कुछ इसी तरीके से दिखाता है। तो समझ में आ गया रैशनल इरेशनल फंक्शन क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होते हैं। तो रैशनल आ गया, इरेशनल आ गया, पोलिनोमियल आ गया। दूसरा आता है पीसवाइज फंक्शन। तो पीसवाइज फंक्शन में अब आप देख लीजिए अगला क्या लिखा है गया आपको, ये देख लीजिए यहाँ से, यस पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन में बेसिकली यू विल डिस्कस हियर मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिग्नम फंक्शन आपको बता चुका हूँ अभी, सिग्नम फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का आपको 11th क्लास में बताया था। ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ होता है, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज, अब यू विल ड्रा द ग्राफ ऑफ दैट। सर इसमें कैसे बिना लिफ्टिंग किए पे, अरे बनाते तो हैं, आप देखना इसको 2 बार ड्रॉ करना, समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, ये ओरिजिन है ना यहाँ पे, तो यहाँ से आपका ग्राफ बनेगा इसका, तो समझ में आ जाएगा। दूसरा है सिग्नम फंक्शन, समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे इंटीजर्स के अलावा, आप देखिए उसका ग्राफ ड्रॉ करिए, इसका ये दिस इज फॉर यू होमवर्क, इसको थोड़ा सा आप सोचिए, क्लास में तो एक्सप्लेन किया है पर आप थोड़ा सोचिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को याद करिए होता क्या है। हालांकि मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, हल्का सा बता देता हूँ, बाकी आप खुद ही करना, कैसे करना है मुझे नहीं पता। वो देखिए जैसे 2 की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 आती है, 2.1 की वैल्यू क्या आती है, वो भी 2 आती है, 2.3 की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, 2.5 की वैल्यू क्या आती है, 2, 2.9 की वैल्यू भी क्या आती है, 2 आती है। इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे गड़बड़ है वो चेक करिए, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करिए एंड दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट अब आप सोचिए इधर
दूसरे बचते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे चीज आप डिस्कस करेंगे जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी वहां पर। बट एक ये फंक्शन ये देखिए, ये बहुत आसान सा फंक्शन है, इसको मैं बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस। वो कैसे होते हैं, क्योंकि वो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से ही हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबने देखा है साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, जब साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। देखिए जब मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, मैं तो कहीं रुकूंगा ही नहीं, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल आई कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन। तो ग्राफ से ही ये कंटिन्यूअस है। सिमिलरली cos x में ये बन रहा है ऊपर से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब tan x, ये tan x ओवर होता है sin x ओवर cos x। जब sin x भी कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस है, तो sin अपॉन cos x भी कंटिन्यूअस होगा। कंडीशन इज दिस है cos x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। और वो किस वैल्यू के लिए 0 नहीं होता, वो 2n + 1 पाई/2 इसकी कोई है, इसके लिए होता है। आए समझ में तो ठीक है, नहीं तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस टू दैट वन। नेक्स्ट देखिए इसमें तो sin x हो गया, cos x हो गया, फिर दूसरा cot x देख लीजिए। cot x में क्या आएगा, cos x ओवर sin x। सेम सिचुएशन, यदि cos x भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, फंक्शन भी ओवरऑल कंटिन्यूअस होगा। sin x हो गया, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि sin x मस्ट नॉट बी इक्वल टू, और sin x इस पे 0 नहीं होता, n पाई वाले केस में होते हैं। फिर उसी तरीके से secant x का आते हैं। secant x होता है 1/cos x, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। और ये क्या है हमारा, ये cos x है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, तो इनका डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते ये वाली चीजें 0 नहीं होनी चाहिए। cosecant में क्या होता है 1/sin x, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते ये 0 नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कुछ चीजें छोटी सी आपको डिस्कस हो गई हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप सोचिए एक्सरसाइज 5.1 में एक थर्ड क्वेश्चन लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन वही था कि 2x - 3 था या 2x - 1, यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट द पर्टिकुलर पॉइंट। इसमें भी यही कहा है कि फाइंड द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी या फाइंड द कुछ ऐसे कुछ करने के लिए कहा है। देख लेना इसमें कि फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 1 पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करिए। चलिए फंक्शन क्या है, f(x = x - 5). So you know very well that the for continuous function f of limit x tends to 1 f of x = f of 1 it must be। तो यानी कि इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या पता है कि लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो ये सारी चीजें ओवरऑल सेम होनी चाहिए, दीज आर द सेम दैट द फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस। आई टोल्ड यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट हियर। ऐसे तो प्रोटोकॉल ये है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट करें, राइट हैंड लिमिट निकालें, फिर इसको निकालें, बट मैं उल्टा करा रहा हूँ आपको, यहाँ से बता रहा हूँ। रीजन इज दिस वन, स्टेप मार्किंग। सो f of 1 = 1 - 5 that is equals to -4। तो इसको फॉरगेट टू दिस वन, इसको रखिए और भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब हम देखिए इसमें मजे की बात ये है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट ये ऐसे डिफाइन नहीं किया है इसको फंक्शन को कि लेफ्ट हैंड के लिए ये होगा, राइट हैंड के लिए, क्योंकि एक बार मॉडुलस भी हो सकता है। तो उसमें क्या डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। डायरेक्ट वैल्यू निकाली है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, तो 1 रख के देखिए -4। अदरवाइज नहीं मन मान रहे तो मत मानो, आगे करना फिर। अच्छा ये आगे के क्वेश्चन देखिए। चलिए तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, मैं यहाँ से कह रहा था देखिए आपको यदि ऐसा क्वेश्चन दिया है तो फंक्शन डिफरेंट हो गया ना। ये क्वेश्चन समझिए 6 क्वेश्चन एट पॉइंट 2 पे इसकी चेक करनी है। यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट 2। देखिए ये फंक्शन कायदे में 3 तरह के लिए ये फंक्शन डिफाइन है 3 तरीके से। 2x + 3 कब है, जब लेस देन है, और यदि इक्वल है तब भी यही आएगा। तो ये कायदे में 2 वैल्यू के लिए डिफाइन है, और ग्रेटर देन उसके लिए ये वैल्यू है। एट दैट पॉइंट पे अगेन आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आई हैव कैलकुलेटेड हियर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो एट x = 2, x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये तो फंक्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दिस गिव्स अस 7। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 - अभी आपको बताया था कि यदि 2 माइनस है, माइनस ले तो 2 में से ही कुछ माइनस करना है, h - 2 नहीं करना है, 2 - समथिंग करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 इन द प्लेस। अब देखिए कौन सा फंक्शन है कम वैल्यू के लिए, तो यही फंक्शन है ना। तो पहले फंक्शन सेलेक्ट किया, फिर उसमें x के प्लेस पे आपने सब्स्टिट्यूट किया 2 - h। तो सब्स्टिट्यूट करिए 2 × 2 - h, h के प्लेस पे आप लिमिट को रिमूव करेंगे तो ये विल सब्स्टिट्यूट 0 है। तो 2, अब इसका कितना सॉल्व है, 2 × 2 = 4 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6 7। ये कंप्लीट हुआ। अब आप राइट हैंड लिमिट ले लीजिए। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट h टेंड्स टू 2 + f of x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h हो गया। अब यहाँ तक तो केस क्लियर है। अब समझ में नहीं आया ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन है। अब देखो 2 फंक्शन है ना, ऐसा करना ही पड़ेगा, यहाँ तो कोई चारा ही नहीं हमारे पास। तो x प्लस इसके लिए ये फंक्शन है 2x - 3। तो 2x - 3 इसके लिए सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, देखिए इन द प्लेस ऑफ x यू मस्ट राइट डाउन 2 + h। तो 2 + h -3। चलिए तो यहाँ पे देखिए
हाँ तो ये कितना है आपके पास, तो देखिए 2 4 प्लस 2h माइनस 3 ये सब्स्टिट्यूट हो गया आया, ये हमारे पास आया 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये 2 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहली लिमिट कितनी है, पहले की 3, इसकी कितनी आई 1 और इसकी कितनी आई 7, कुछ भी इक्वल नहीं है, ज़्यादा जरूरत नहीं है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस दैट एट एक्स क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसकी बात करने पर हमने तो कैलकुलेट की थी ना, क्योंकि हमें पॉइंट लेना था, यदि सपोज करो यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है, टाइम नहीं मिलता तो कुछ तो मार्क्स मिलता है, हमको ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करनी है जिससे हमें समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो मिले, हमें थोड़ा बहुत मिले चलेगा उससे, मगर कुछ भी ना मिले वो खतरनाक, दैट मीन्स यू हैव टू डू समथिंग, कुछ हाथ पैर तो मारें, कुछ तो करें आप। चलिए अलजेब्रा फंक्शन ये भी हो गया आपके पास, यहाँ भी हो गया, तो आपका बचता क्या है इसमें, छोटा सा एक क्वेश्चन ये है, ये कोई दिक्कत नहीं है, चेक इसको चेक करने के लिए कहा था कि चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी थी, अब समझ में ये नहीं आ रहा है x इक्वल्स टू 0 के लिए सबसे पहले फंक्शन कौन सा लें, ये देखिए इस फंक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये g(x greater than 1) 1 से बड़ा है, इसका मतलब 0 इसके अंदर कभी नहीं आएगा, ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन 1 से छोटा है, 1 से छोटा तो 0 भी आ सकता है नहीं, बट मे बी इट मे बी, तो इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचा जा सकता है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है f(x = x), तो f(x) 0 कैलकुलेट करेंगे, आपको पता ही अभी कैलकुलेट करेंगे f(0 = 0), ये आ गया। अब क्या निकालेंगे आप इस फंक्शन की वैल्यू, जब लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही है फंक्शन, तो आप क्या निकालेंगे f(0), इसकी वैल्यू निकाल के देखिए, अब जब दोनों के लिए यही वैल्यू है तो आपको लेफ्ट हैंड डायरेक्टली कर सकते हैं, लिमिट x → 0 f(x), उसमें देखिए लिमिट x → 0 x रखना और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, फिर सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट पॉइंट x = 0। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे शॉर्ट आउट करने के लिए, एंड आई होप कि यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। डेफिनेटली आपको मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ डीपली क्लास में, कोई डिस्कस प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये छोटा सा आपको एक क्विक रिवीजन टाइप में दिया था हल्का फुल्का सा, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, कोई प्रॉब्लम्स आए अगेन यू कैन आस्क टू मी, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अभी इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट देंगे। सो आज का आई थिंक लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आई होप कि ये क्लियर हो गए हैं और इसके बेस्ड क्वेश्चंस करिए। थैंक यू वेरी मच।